हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। माह मार्च आपका दिया हुआ है, वर्कशीट का आपका सॉल्यूशन बताया जा रहा है इस चैनल पर वर्ष 2020-21 के लिए। देखिए, आपको क्या पहले सॉल्व करने से पहले आपको क्या कुछ निर्देश दिए रहते हैं, वो तो आपको पढ़ना अनिवार्य रहता ही है। साथ में आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, आप अपना नाम लिखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर दूसरा नाम लिख देते हैं तो जो आपकी मार्किंग होती है, जो 50 और 20 70 नंबर मिलते हैं, तो वो शायद दूसरे के पास जा सकते हैं। इसलिए आप अपना खुद का नाम लिखें, फिर आपके जो पिता का नाम है आप यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखिए। ठीक है, आप उस स्कूल का नाम लिखने के बाद फिर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ हम आपको 7th क्लास की वर्कशीट बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर 7th क्लास भर लीजिएगा। फिर निर्देश दिए हैं तो वो तो आप कंपलसरी है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या आपको एक भूजो साइकिल चलाना सीख रहा है। ओके, कुछ इस प्रकार से पहली दी हुई है। तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो ये देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके उत्तर देना। रक्त का बहना रुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये थक्का जम गया होगा। ओके, इसका ये कारण हो सकता है। दूसरा है कि रंग का लाल, जो रक्त है वो रक्त का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हो जाता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा दिया हुआ है कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखना है। तो लाल रक्त कोशिका और सफ़ेद रक्त कोशिका, ये आपको दो कोशिकाएँ पाई जाती हैं, और प्लाज्मा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कि कौन सी वाहिका रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो ये रक्त प्लेट्स होती हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 आपको कुछ इस प्रकार से ये आपको उपकरण दिए रहते हैं। इनके आधार पर आपको खुली कुंजी और बंद कुंजी का परिपथ बनाना है। खुली कुंजी और बंद कुंजी, ठीक है। तो चलिए परिपथ बना लेते हैं। ये आपको वर्कशीट में वैसे दिए रहेंगे, तो आप इसका देख सकते हैं। वैसे आपको वर्कशीट तो आपके पास आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बंद विद्युत परिपथ आरेख। तो बंद विद्युत परिपथ आरेख आप किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये विद्युत सेल है जो कि ये बैटरी द्वारा चालू है, ठीक है। ये आपकी क्या स्विच है, ये आपकी ओके, ये आपका विद्युत बल्ब है। जब ये क्या बंद होता है तो ये क्या जलने लगता है, और ये जब ये खुला रहता है तो ये नहीं जलता। ओके, तो ये आपका बंद परिपथ हो जाएगा और ये आपका खुला विद्युत परिपथ। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये खुला हुआ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जबकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें से जो देखिए ये मिला हुआ है इसमें, तो इसलिए इसमें बल्ब जलने लगा और इसमें बल्ब नहीं जला। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया हुआ है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखना है बच्चों। तो क्या अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ओके, के रूप में। इसके बाद बच्चों दूसरा इसी का दिया हुआ है कि चाल, दूरी और समय के बीच संबंध लिखना है। तो चाल बराबर बच्चों दूरी बटे समय होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसी का नंबर का दिया हुआ है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो ये आपको बताना है। तो प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब बन भी सकता है और नहीं भी बनेगा। जब आप अंधेरे में खड़े होंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन जब प्रकाश, जैसे ही आप प्रकाश की उपस्थिति में आप खड़े होंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आपको दिया हुआ है कि कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ डालना है। फिर आपको बताना है कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा, चलिए तीसरे का आंसर देख लेते हैं कि टुकड़े 5 मिनट बाद तीनों गिलास में हुई परिवर्तन अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर ये साधारण पानी है, ये गुनगुना पानी है और ठंडा पानी है। तो आप अपने हिसाब से आप प्रैक्टिकल तौर पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर भी आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं कि साधारण पानी का अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगा, ठंडा पानी में देर से पिघलेगी, ठंडा पानी के गिलास के चारों ओर। ओके, चलिए इसके बाद इसी का दूसरा है, आप देख सकते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें चीख क्यों आती है? तो ये धूल युक्त कण नाक के रोग में फंस जाते हैं, नाक के रोम में फंस जाते हैं, ठीक है, रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत के उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चीख आ जाती है।
इसके बाद इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को आपको इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट करना है। फिर इसके बाद आपको आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डाला फिरकी बनाइए, फिरकी को तेज़ी से घुमाइए और आपको रंग कैसे दिखाई देगा यह आप ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ये वैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। फिरकी को तेज़ी से घुमाने पर तो बर्फ पे रंग आपस में मिल जाती है तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, न्यूटन की डिस्क किसे कहते हैं, तो इस सारे प्रक्रम को हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 5वें का पहला, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को आपको एक उदाहरण देते हुए समझाना है। तो यहाँ पर हमने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का पहला है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को आपको एक उदाहरण देते हुए समझाना है। तो ये भोजन के पाचन में सहायक होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अपने वर्कशीट फिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए। इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है कि इस आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैन इसके बाद 5वें का पहला है कि दैनिक जीवन में, तो ये आपका हो गया है। और जो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऊन क्या होती है, वो ऊष्मारोधी होती है। ओके, इसके अतिरिक्त ऊन के जो रेशे होते हैं, रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। तो इस प्रकार ये हमें ठंड से बचाती है, इसलिए हमें गर्मी देती है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 6 दिया हुआ है। इसमें आपको पहला ये दिए हुए कि दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु से स्वयं की प्रतिबिंब की तुलना कीजिए, आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर। ओके, और तीसरा दिया हुआ है आपको दाएं बाएं हाथ की स्थिति के आधार पर। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। पहला है कि आकार के आधार पर समान आकार के होते हैं, सीधा होता है। दूसरा है कि दर्पण से दूरी के आधार पर मानस प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण बिंब की दूरी पर। ओके, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां, और यदि हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड बड़े अक्षर तक सभी वर्णों को लिखिए व दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन होते हैं आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने परिवर्तन लिखी हुई है और ये वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए, जैसे ए लिखा हुआ तो ए बिल्कुल सिमिलर रहता है, यही बनेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बट बी होता है जब हम दर्पण के सामने लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। सी इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से ए बी सी आप देख सकते हैं, ABCDE F। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर वैसे आप प्रैक्टिकली देखिए तो आपके लिए और बेहतर रहेगा, आप कुछ समझ भी पाएंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। ओके, यहाँ पर फिर भी हमने यहाँ पर पूरे लिखे तो हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी हम और वीडियो लाएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 7 अब यहाँ से आपका वर्कशीट स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका खंडवार रहता है। इसमें भी आपको 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से आपको बताना है जल के बारे में। ठीक है, जल के भाव। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा है कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को समझाना है। ओके, तो आपको इस प्रकार से समझा देना है। इस प्रकार हमने डायग्राम बना दिया है, तो आप बना लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। पहले आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये बनाना है, फिर सेकंड नंबर पर ये बनाना है, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये आपका, ठीक है, और 6 नंबर पर ये, और 7 नंबर पर ये। तो इस प्रकार से आपको ये बना लेना, और 5 नंबर पर आपका ये वाष्पोत्सर्जन है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये आपने देख लिया होगा। फिर इनके क्वेश्चन से जो कि थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने में भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, भौमजल स्तर नीचे गिर जाएगा। जब भौमजल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा फिर इनसे जल नहीं निकाला जा सकेगा। इसी का चौथा है कि भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार करेंगे आप। तो वर्षा जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। ठीक है,
भर देता है। दरारों को भर देने के बाद फिर अतः इन प्रक्रमों द्वारा उपयोग किए जा चुके बॉम्ब जल की पुनः पूर्ति होती है। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में क्लास जो कि 7th क्लास के साइंस का आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन बताया गया है और सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको अपलोड कर दी गई हैं। अगर नहीं देखी हैं तो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।